नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूं तनवीर फातिमा। इन दिनों यूपी में चुनाव से पहले किसानों को लेकर बड़ी खींचतान मची हुई है। उसके इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को लेकर कई अहम ऐलान किए हैं, कई फैसले किए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेबाक बात में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से गन्ना किसानों को लेकर अभी किसान सम्मेलन हुआ, क्या अहम मुद्दे और कैसा रिस्पांस मिला आपको? नहीं, मैं सबसे पहले बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि किसान की आय दोगुना करनी है, और उसी संकल्प को केंद्र मान करके उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की पहचान पूरी दुनिया में कराई है, वो लगातार किसान को अपने एजेंडे में लेकर के चलते हैं। और जिस दिन से शपथ ली है उस दिन से लेकर के अब तक किसानों के पक्ष में सैकड़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। और मुझे याद है कि जब पहली ही कैबिनेट हुई थी तो पहले ही कैबिनेट में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऋणमोचन का फैसला योगी आदित्यनाथ जी के ने जब किया था तो पूरे देश में एक उसकी चर्चा बनी थी कि इतना बड़ा फैसला 36,000 करोड़ रुपए का ऋणमोचन मामूली नहीं होता। तो लगातार वो किसानों के हित में फैसले करते हैं। ऐसा ही एक बड़ा फैसला उन्होंने अभी 2 ही दिन पहले किया है। और उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसान हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 45 लाख रजिस्टर्ड गन्ना किसान हैं और बाकी कुल संख्या 65 लाख गन्ना किसानों के आसपास है। तो लगभग करोड़ों लोगों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और 25 रुपया क्विंटल जो बढ़ाया है, एसएपी बढ़ाया है गन्ने का, मतलब गन्ने का पहले भाव 325 रुपये पर क्विंटल था, अब 350 रुपये पर क्विंटल किया है। ये बड़ा फैसला है और पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों ने इसके लिए योगी जी की भारी तारीफ की है, सराहना की है, उत्साह दिखाया है। और उत्साह का कारण भी है कि लगभग 4,000 करोड़ रुपया सीधे बढ़ेगा गन्ना किसानों के खाते में। जो सत्र चलेगा, इस सत्र में पिछले सत्र के यदि हम तुलना करेंगे तो मूल्य के आधार पर लगभग 4,000 करोड़ रुपया ज़्यादा मिलने वाला है गन्ना किसानों को। तो बड़ा फैसला आदरणीय योगी जी ने किया है और मैं उत्तर प्रदेश के करोड़ों गन्ना किसानों की ओर से माननीय योगी जी का इस फैसले के लिए स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह से ये फैसला आया है, चुनाव बहुत करीब है, विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहा है कि चुनाव के मद्देनज़र इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, ऐसे ऐलान किए जा रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ तक विपक्ष की बात है, देखिए विपक्ष ने तो लगातार किसानों का शोषण करने का काम किया, नौजवानों का शोषण करने का काम किया और उत्तर प्रदेश को अंतिम पायदान पर ला करके खड़ा कर दिया। जब नीति आयोग की रिपोर्ट जारी होती थी तो चाहे आदरणीय अखिलेश जी हों या मायावती जी हों, जब एक रिपोर्ट जारी होती थी उनके सरकारों में तो हम नीचे से पहले नंबर पर आते थे। उत्तर प्रदेश केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, उत्तर प्रदेश हम सबका है, 25 करोड़ लोगों का उत्तर प्रदेश है। आज जब उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर आता है तो पूरे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ता है, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को अच्छा लगता है। आज जब नीति आयोग की या अन्य कोई रिपोर्ट जारी होती है तो हम छलांग लगा करके नंबर 1 पर पहुंचे हैं, नंबर 2 पर पहुंचे हैं, नंबर 3 पर पहुंचे हैं। अब आप देखिए, ये जो डूइंग बिजनेस में हम 12वें नंबर से सीधे दूसरे नंबर पर पहुंचे। ये उत्तर प्रदेश की बड़ी छलांग है और इसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से मॉनिटरिंग की है और सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चले हैं। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के विश्वास को कायम करते हुए आगे बढ़े हैं और उसी का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। और विपक्ष अच्छे कामों पर केवल राजनीति के लिए आरोप लगाता है। यदि राजनीति ना हो तो अखिलेश जी को और मायावती जी को तो तारीफ करनी चाहिए, प्रियंका को तारीफ करनी चाहिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की। चूंकि मैंने पहले भी कहा, प्रदेश हम सबका है। जब अच्छा फैसला होता है, अब किसानों के हित में 4,000 करोड़ रुपए ज़्यादा जाने वाला फैसला है, तो क्यों स्वागत नहीं करना चाहिए इस फैसले का? वो चीनी मिलें बंद करेंगे। बसपा सरकार में 21 चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम बेचा गया, इसका हिसाब कौन देगा? सीबीआई जांच चल रही है। 19 चीनी मिलों को बंद कर दिया, अखिलेश जी ने 11 चीनी मिलों को बंद कर दिया। 10 साल में बसपा सपा के शासन में उत्तर प्रदेश में 30 चीनी मिलें बंद हुई और 21 चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम बेच दिया। इसका हिसाब कौन देगा? इस पर ट्वीट कौन करेगा? इसका हिसाब जनता देगी और जनता ने उन लोगों को हिसाब दिया है। इसलिए अपना जो करा हुआ उनका काम है वो जनता भूलने वाली नहीं है। जनता को सब याद है कैसे 1,000 करोड़ रुपए की कीमत की मिल को 25 करोड़ में बेच दिया।
2,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का। अभी कल ही मैं अखिलेश जी का ट्वीट देख रहा था कि उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के ब्याज की बात नहीं हो रही है। जिस व्यक्ति ने 2,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का ब्याज बाकायदा कैबिनेट में पास करके माफ कर दिया हो शुगर मिलों पर, वो ब्याज की बात और गन्ना किसानों की बात कैसे करते हैं? तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। उनके एजेंडे में किसान नहीं था, उनके एजेंडे में नौजवान नहीं था। हाँ हाँ, किसान था और नौजवान था, सेफई का उनके एजेंडे में सेफई था। यदि मेडिकल कॉलेज होगा तो सेफई में होगा, भर्ती होगी तो सेफई की होगी, रोजगार मिलेगा तो सेफई को मिलेगा, आवास बनेंगे तो सेफई में बनेंगे, वो बड़ा कोई प्रोजेक्ट आएगा तो सेफई में आएगा। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, लोग तड़प रहे थे, झूठे मुकदमों में जेल जा रहे थे, और उस समय सेफई में सेफई महोत्सव चल रहा था। वो बड़े बड़े आपने देखा होगा कि लगातार अब एक प्लेन उतर रहा है, अब दूसरा प्लेन उतर रहा है, कौन आ रहा है, सब अब ये स्टार आ रहा है, अब ये हीरोइन आ रही है। वो तमाम जो वातावरण बनाने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश की जनता को लगा कि हमारी गाढ़ी कमाई को लूट करके जिस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, उसी का परिणाम है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश सब जाति धर्म का आधार छोड़ करके सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र के साथ खड़ा हुआ है। और इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का बेहद अभिनंदन करना चाहता हूं, 25 करोड़ लोगों का नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने विकास के आधार पर अपना मत दिया है। और उसी मत का परिणाम है कि 19 में जहां बड़े बड़े गठबंधन हुए, यदि उस गठबंधन को आप जातीय आधार पर जैसा विपक्ष जोड़ता था, यदि वैसे जोड़ लो तो लगता था पता नहीं क्या परिणाम आएगा। लेकिन सबका साथ सबका विकास उस मूल मंत्र का परिणाम है कि इतने बड़े गठबंधन को तोड़ते हुए भी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के विकास ने अभूतपूर्व सफलता उत्तर प्रदेश में प्राप्त की है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में विपक्ष है। अब जब उन्हें सीट मिलती नहीं, उपचुनाव में उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल है, हम 11 की 11 सीटें जीतने वाले हैं, तब भी वो कुछ नहीं कर पाए। पंचायत चुनाव में कहा सेमीफाइनल है, उसमें भी वो कुछ नहीं कर पाए। जनता ने अभूतपूर्व समर्थन योगी जी के साथ खड़ा कर दिया। अब फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, लगातार सत्ता के ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाब के आधार पर ही वो बयानबाजी करते हैं। किसान आंदोलन लगातार कई महीनों से चल रहा है, देश में और फिर प्रदेश की तरफ भी बढ़ गया है। क्या कहेंगे कि इस किसान आंदोलन को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, देखिए किसान को अपनी बात कहने का अधिकार है, और किसान को क्या, देश में किसी भी वर्ग को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि यदि बात टेबल पर कोई करने के लिए तैयार है, फिर कोई आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। और हम यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल को देखेंगे बारीकी से, तो मैं इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हूं, मैं इसलिए कि मैं एक छोटे किसान का बेटा भी हूं। तो जब मैं देखता हूं 2013 से 2020 तक गेहूं की एमएसपी को 1300 से लेकर के 2000 तक पहुंचाने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। चीनी की इंपोर्ट ड्यूटी को 100% करने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। इस देश के 18,000 गांवों में किसानों के जहां वो रात भर इंतजार देखते थे कोई दिया दिखाई दे जाए, उन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम कौन करता है? नरेंद्र मोदी करते हैं। बंद खाद के कारखानों को चलाने का काम कौन करता है? नरेंद्र मोदी करते हैं। यूरिया को नीम कोटेड कौन करता है? नरेंद्र मोदी करते हैं। डीएपी पर 1200 रुपये की सब्सिडी पर बैग कौन देता है? नरेंद्र मोदी देते हैं। फीडर सेपरेशन करने का काम कौन करता है? गाँव की बिजली अलग, खेत की बिजली अलग, वो नरेंद्र मोदी करते हैं। तो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की ये जोड़ी जो अभूतपूर्व काम किसानों के लिए कर रही है, और यदि कृषि विधेयक आए हैं वो भी इसी दिशा में आए हैं कि किसान का भला करना है। और मैं आप ही के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चूंकि मैं भी किसान हूं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, जब कोई फसल लेकर के हरियाणा का किसान उत्तर प्रदेश में आता था तो उसे रोक लिया जाता था बॉर्डर पर, ये टैक्स लगेगा, वो टैक्स लगेगा। हम जाना चाहते थे, हमें रोक लिया जाता था। उत्तराखंड जाना चाहते थे, दिल्ली जाना चाहते थे, दिल्ली बड़ी मंडी है, बड़ी मंडी में भी दिल्ली यदि आना चाहते थे, आज़ादपुर मंडी में ट्रक, तो लाइन लगा दी जाती थी। तमाम प्रकार के टैक्सेज होते थे और टैक्स किसान को देने पड़ते थे। आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा है किसान अपनी फसल को देश के किसी भी हिस्से में बेच सकता है। इसमें किसान का हित है कि अहित है? इतना तो आप भी समझती होंगी कि आज किसान अपने फसल को देश के किसी भी कोने में ले जाए, इससे बड़ा हित किसान का क्या हो सकता है? दूसरा, उन्होंने कहा कि हम किसान को ज़्यादा विकल्प देना चाहते हैं और भी मंडियां देना चाहते हैं। इनाम मंडी देनी, 1000 से ज़्यादा मंडियां वो खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई नौजवान यदि चाहे तो वो सरकारी मंडी के बाहर, यदि उसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो उसके बाहर भी एक वैकल्पिक रूप से मंडी खरीद। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस बाजार में किसी ट्रेड की ज़्यादा दुकानें होंगी, यदि किसी बाजार में ज़्यादा मेडिकल स्टोर है तो निश्चित रूप से कंपटीशन भी होगा और ग्राहक को सस्ती सुलभ दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। ऐसे ही यदि ज़्यादा मार्केट है
तो किसान को उचित भाव मिलेगा, कंपटीशन होगा, वैकल्पिक बाजार होगा, व्यवस्था होगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये कृषि विधेयक किसान के हित में है। और यदि फिर भी किसी किसान को लगता है कि हमारे पास इससे बेहतर सुझाव है, तो जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं एक कोल दूर पर हूं, गृह मंत्री जी ने कई बार बात की, मंत्रिमंडल के समूह ने कई बार बात की, खुद कृषि मंत्री जी ने 12 बार बात की, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बातचीत करने के दरवाजे खोल करके रखती है। आपके पास कोई बिंदु है, अच्छा विषय है, आप चाहते हो कि इसमें सुधार होना चाहिए, तो आप बताइए। सरकार सुनने के लिए तैयार है, सरकार समाधान करने के लिए तैयार है। लेकिन यदि केवल राजनीति के लिए आंदोलन करना है, केवल जिद के लिए आंदोलन करना है, और हम सब जानते हैं 2013 में राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम अपने जो राज्य हैं 12, उनमें एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे। वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा दिल नहीं है किसानों के लिए। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं किसानों ने की है तो यूपीए सरकार में की है, और सबसे ज़्यादा दुर्दशा किसान की हुई है तो यूपीए सरकार में हुई है। राजस्थान में कहा था हम ऋण माफ़ करेंगे किसानों का, क्या ऋण माफ़ हुआ है क्या? जहां उन्होंने जो वादा किया वही वादा तोड़ दिया। मोदी जी ने साहस दिखाया, एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया, किसानों को वैकल्पिक बाजार दिया, तो कौन सी बुरी बात है? आज राहुल गांधी को परेशानी है और वो पीछे से घूम करके किसान के कंधे पर, भोले वाले किसान के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहते हैं। अब समाजवादी पार्टी भी वही काम कर रही है, अब बहुजन समाजवादी पार्टी भी उसी लाइन में आकर के खड़ी हो गई। चूंकि इनके पास अपना आधार नहीं है, ये उस आंदोलन के माध्यम से अपना आधार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमें भी कोई जमीन मिल जाए, उस जमीन की लड़ाई ये किसान के कंधे पर बंदूक रख करके लड़ना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी पंचायत इस विधेयक के समर्थन में हो रही हैं। आपने देखा होगा किस तरह से किसान खुल करके बोल रहा है, और यहां तक बात है जो किसान आंदोलनरत था वो किसान भी कह रहा है कि बहुत दिन हो गए, हमें तो बता दो क्या संशोधन कराना है, तुम नहीं जाते तो हम सरकार से मिलकर के हम संशोधन करा लेते हैं। इस विषय को मैं कह सकता हूं किसान भाइयों से, चूंकि मैं खुद भी किसान हूं और सरकार के एजेंडे में भी किसान है, और किसान अन्न देवता है, जाति धर्म से ऊपर उठ करके किसान की अपनी एक जाति है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, यदि आपके पास कोई सुझाव है आप सुझाव दीजिए, वो सुझाव सुना भी जाएगा, वो सुझाव माना भी जाएगा। लेकिन आप किसी राजनीतिक दल के बहकावे में आकर के और जाम कर देना। अब किसी को पेशेंट को जाना है, एम्बुलेंस में पेशेंट है, आगे जाम लगा हुआ है। देश कोरोना जैसी महामारी से किस प्रकार जूझा है आप सबने देखा है। तो आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, योगी जी का धन्यवाद करता हूं कि इस विकट आपदा से बाहर लेकर के आए हैं। लेकिन यदि कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए, और यदि सुझाव नहीं है तो केवल विपक्षी दल को खिलाना बनने की आवश्यकता नहीं है। सुरेश राणा जी, हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और इस पर लेकर कई तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब कुछ महीने ही बचे थे चुनाव से पहले, कोई कह रहा है संविदा पर लाए गए हैं मंत्री, इस तरह के तमाम बयान सुनने में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं? नहीं, 6 महीने बचे हैं, और दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी कहा, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, आपने देखा होगा किस तरह से सबको उसमें स्थान दिया गया। उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल है, सबको स्थान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाँ, कुछ लोग हैं उन्हें पीड़ा होती है, जब कोई दलित आगे बढ़ता है तो उन्हें पीड़ा होती है, उनकी कुर्सी हिलती है। जब कोई अति पिछड़ा आगे बढ़ता है तो उन्हें दिक्कत होती है। जब कोई पिछड़ा आगे बढ़ता है तो उसके लिए बाधा पैदा करने का वो काम करते हैं। आपने देखा होगा कोई प्रजापति, धर्मवीर प्रजापति, हमारे बहुत सामान्य परिवार का व्यक्ति, गरीब परिवार से उठा हुआ व्यक्ति, जब उद्योग में मंत्री बनता है तो समाजवादी पार्टी बसपा के लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो संविदा की बातें कर रहे हैं। आज समाज में जाकर के देखें कितनी खुशी है। आज दलित समाज से उठे हुए लोग, एसटी वर्ग के उठे हुए लोग, जब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को विकास के साथ जोड़ना है, जब करती है तो जिनकी जमीन खिसकती है उन लोगों को लगता है, चूंकि उनके पास अब कुछ बचा तो आधार तो बचा नहीं। सारी 36 बिरादरियां आज विकास के साथ खड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए उनके पास विकास के नाम पर कुछ है नहीं। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो एक दिन ट्विटर खेल लेते हैं। उन्हें भी पता है उनके गेम को कोई ना देखने वाला है ना सुनने वाला है, इसलिए ट्विटर गेम उनका चल रहा है। सड़क पर जाना नहीं, लोगों की बातें करना नहीं, विकास के मुद्दे पर बहस करना नहीं। कौन नहीं जानता जब पुलिस में भर्ती होती थी तो क्या होता था? पुलिस में भर्ती होती थी तो यहीं लखनऊ के अंदर किस प्रकार माफिया रैकेट सक्रिय होता था, सारे होटलों में लेट जाते थे, खुलेआम बोलियां लगती थी। उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा, 4.5 लाख सरकारी भर्ती हुई है।
कोई एक आरोप नहीं लगा सकता। वो वही गरीब घर से, शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग से नौजवान उठ करके अपनी ताकत के आधार पर, अपने मजबूती के आधार पर आगे आया है और सीधा आकर के पुलिस में भर्ती हो गया। तो इस प्रकार का जो माहौल उत्तर प्रदेश में योगी जी ने दिया है, शानदार कानून व्यवस्था, आज गर्व होना चाहिए हर उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, आज गर्व महसूस करता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश में रोल मॉडल माना जा रहा है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। तो इसलिए विपक्ष के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, केवल इतना कहूँगा कि वो लोग राजनीति के लिए बयानबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार है, क्योंकि किसी भी वर्ग में उनके लिए कुछ बचा नहीं है। देखिए, आरोपों की बात हो रही तो एक आरोप ये भी है कि किसानों से ज़्यादा उद्यमियों को लाभ हो रहा है, इस तरह के भी बयान आते रहते हैं। आपका क्या तर्क है इस पर? मेरा सबसे बड़ा तर्क है, मैंने कहा 36,000 करोड़ रुपए का ऋण मोचन कर देना, ये उत्तर प्रदेश के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला है किसानों के लिए। 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान कर देना, ये आज़ादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा भुगतान है। और समाजवादी पार्टी के 5 साल और बसपा के 5 साल, दोनों के यदि कार्यकाल को 10 साल को जोड़ लूं तो उससे ज़्यादा का गन्ना भुगतान योगी सरकार ने किया है। बंद चीनी मिलों का फैसला, ये ऐतिहासिक फैसला है। पूर्वांचल में पिपराइच लगाई, पूर्वांचल में मुंडेरवा लगाई, पश्चिम में रमाला लगाई, मोहिद्दीनपुर को बढ़ाया, 18 चीनी मिलों को बढ़ाया, 55 चीनी मिलों को एथेनॉल के साथ जोड़ा। आज क्रांति है उत्तर प्रदेश में। उसका सबसे बड़ा कारण है किसान को मुख्य एजेंडे में शामिल करके आगे बढ़ना। आज उत्तर प्रदेश के गांव में 20 घंटे बिजली आती है। जो गांव से पलायन हो रहा था शहर की तरफ, अब कोई पलायन नहीं कर रहा है। अब उल्टा है, अब शहर में लोग कह रहे हैं कि गांव में अच्छी जमीन लेकर के यहीं बड़ा आवास बनाएंगे, बिजली वहां है, सुरक्षा वहां है, सड़क वहां है, अच्छा पर्यावरण का माहौल है, इसलिए लोग शहर से उल्टे गांव की तरफ जा रहे हैं। क्या गांव पलायन कर रहा था शहरों की तरफ? वो शिक्षा गांव में आज मौजूद है, उसी स्तर की सुरक्षा मौजूद है, उसी स्तर की बिजली मौजूद है। तमाम जो एक बड़ा विकास कार्य मोदी योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। अभी मैं चूंकि गांव का रहने वाला हूं, मैं देखता हूं एक ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो 1 महीना लगता था ठीक कराने में। आज एक गांव में एक व्यक्ति कहने वाला नहीं है कि मेरा ट्रांसफार्मर फूका हो। पहली बात तो फूकता ही नहीं है, क्योंकि बीच का भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। फूक भी जाता है तो 24 घंटे के अंदर बदला जाता है। ये है परिवर्तन, और यही परिवर्तन करने के लिए हम लोग आए हैं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेके कई बार बड़ी घटनाएं होती रही। ये बहुत अहम मुद्दा बनता रहा हर चुनाव में। अब इस वक्त क्या स्थिति है? नहीं, बहुत शानदार कानून व्यवस्था है। और मैं कह सकता हूँ, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने पहले भी कहा, किसी दल का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, हर कोई चाहता है मेरी बेटी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के कॉलेज चली जाए, स्कूल चली जाए। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ राजनीति के लिए लोगों को लड़ाया जाता था। कौन नहीं जानता दंगा किसने कराया था? सरकार में बैठे लोग वहाँ तमाम दंगाइयों की सिफारिश करते थे। दंगाइयों को सरकारी विमान में बैठा करके यहाँ उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के आवास में लाया गया था। कौन नहीं जानता इस बात को? निर्दोष लोगों के खिलाफ इनकी राजनीति थी। निर्दोष लोग मुकदमे के शिकार हो रहे थे। वही कैराना पलायन होता था, कैराना कांदला में पलायन होता था। और आज 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एक्सपोर्ट का काम अकेले कैराना के इंडस्ट्रियल एरिया में हो रहा है। आज वहाँ सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, कोई पेट्रोल पंप लगा रहा है, कोई रेस्टोरेंट के लिए ज़मीन खरीद रहा है। कैराना के चारों ओर से नेशनल हाईवे निकल रहा है, शामली के चारों तरफ से, मुजफ्फरनगर के चारों तरफ से, मेरठ के चारों तरफ से। आज वहाँ सहारनपुर में यूनिवर्सिटी दी गई है, मेरठ में आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी गई है, आपका जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, आपका बिजनौर में मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज, शामली में मेडिकल कॉलेज। एक झड़ी लगा दी है विकास कार्यों की मोदी योगी सरकार ने। और मैं कह सकता हूँ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पश्चिम, पूरा बुंदेलखंड, कोई क्षेत्र आप ले लो, हर क्षेत्र में विकास विकास विकास। और मैं तो धन्यवाद करता हूं परमात्मा का कि मोदी योगी जैसा नेता हमें दिया है, और इनके नेतृत्व में ईमानदारी के साथ हम लोग बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इस बात पर मैं हमेशा बल देता हूं कि प्रदेश सबका है और प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो हर उत्तर प्रदेशवासी अपने आप में गौरव महसूस करता है। आज हमारे मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया की संसद में डिमांड करते हैं लोग, तो क्या उत्तर प्रदेश का गौरव नहीं बढ़ता? आज आप जैसे चैनल की हेडलाइन जब होती है कि सबसे ज़्यादा टीकाकरण करने वाले राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करने वाले राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा सौभाग्य योजना में कनेक्शन देने वाले राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है,
सबसे ज़्यादा धान गेहूं की खरीद करने वाले राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाले राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। तो क्या हम लोगों को अच्छा नहीं लगता क्या? उत्तर प्रदेश का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा बहुत सकारात्मक रूप में लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व का और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। सुरेश जी, ऐसी चर्चा है कि ये जो किसान आंदोलन है इसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ जाए। आपका क्या आकलन है? देखिए, मैं जब पंचायत का चुनाव आया था तो पहले भी काफ़ी लोगों ने इस प्रकार की बातें की थी। परसेप्शन कई बार लोगों को लगता है आंदोलन है, गाजीपुर में आंदोलन चल रहा है, उधर हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन, लेकिन आंदोलन के पीछे की मंशा, अब शुगर मिलें चलेंगे 20 अक्टूबर से, आंदोलन चलता रहा, एक भी दिन उत्तर प्रदेश की कोई शुगर मिल बंद नहीं हुई। किसान गन्ने में लगा रहा, किसान अपने काम में लगा रहा, किसान गेहूं की बुआई में लगा रहा, किसान धान की कटाई में लगा रहा। किसान का जो काम है, किसान पूरी सुरक्षा मस्ती के साथ उस काम में लगा हुआ है, चूंकि उसे विश्वास है मोदी जी पर, विश्वास है योगी जी पर, और उसने बहुत मजबूती के साथ मोदी योगी जी के काम को देखा भी है। और वो तमाम विषयों से, अब देखिए 25 रुपये जब भाव बढ़ाया, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का किस तरह से अभिनंदन किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का और देश के प्रधानमंत्री का। उसका कारण है कि आज किसानों के मन में विश्वास हो चला है कि आपको यदि मुख्य एजेंडे में किसी ने शामिल किया है तो वो आदरणीय मोदी जी ने किया है, आदरणीय योगी जी ने किया है। और लगातार इसी विश्वास पर किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, और चाहे आने वाला 2022 का चुनाव हो। उत्तर प्रदेश का किसान पूरी मजबूती के साथ मोदी योगी के विकास के मॉडल के साथ खड़ा है। अभी हाल ही में ओवैसी बहुत सक्रिय हो गए हैं यूपी में और अतीक अहमद को लड़ाने की बात कर रहे हैं वो अपनी पार्टी से चुनाव। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, राजनीति के में सब दलों को अपनी अपनी बातें, सबका अपना अपना एजेंडा है। जहां लोगों को जोड़ना हमारा एजेंडा है, वहां लोगों को तोड़ना उनका एजेंडा है। हम सबका साथ सबका विकास का मंत्र देते हैं, वो लोगों को तोड़ने की बातें करते हैं। लेकिन हो सकता है उनकी मुख्य विचारधारा, उनकी पार्टी का मुख्य एजेंडा यही हो। तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि कोई ओवैसी हो, कोई अखिलेश यादव हो, बहन जी हो, यहाँ केवल एक ही नारा चलने वाला है, वो नारा है विकास का। और विकास का गठबंधन मोदी योगी का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश की जनता का गठबंधन सीधे मोदी योगी के साथ है। इसलिए यहाँ किसी ओवैसी का, किसी अखिलेश यादव जी का कोई इस प्रकार का भड़काऊ भाषण, लोगों को तोड़ना, ये नारा चलने वाला नहीं है। अब सब लोगों को विकास की आदत पड़ गई है। अब सब लोगों ने विकास को स्वीकार किया है। अब सब लोगों को लगता है जरा सी चूक हुई तो फिर गांव में 6 घंटा बिजली हो जाएगी, जरा सी चूक हुई तो फिर सड़क पर तमंचे वाले खड़े होंगे, जरा सी चूक हुई फिर हमारी बहनें बोर्ड लगाएंगी, हम कॉलेज नहीं जाएंगे, बरेली में बोर्ड लगे, मुजफ्फरनगर में बोर्ड लगे, मेरठ में बोर्ड लगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है। फिर दुकानदार बोर्ड लगाएंगे, हमें पलायन करना है, गुंडा अपराधियों का यहाँ बोलबाला है। इसलिए कोई चूक करने को तैयार नहीं है और सब इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आएगा हम पहले से भी बड़े बहुमत के साथ आदरणीय योगी जी की सरकार को पहले से भी बड़े बहुमत के साथ फिर उत्तर प्रदेश में लाएंगे। ये उत्तर प्रदेश का एक एक मतदाता मन बना चुका है। जी, चलते चलते आखिरी सवाल ये कि 2022 के चुनाव बहुत करीब हैं। किन मुद्दों के साथ आपकी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी और क्या आकलन है नतीजों का? देखिए, हमारा तो जो सबसे बड़ा संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और मैं कह सकता हूँ देश की राजनीति को जिसने बदल करके रख दिया। पहला वाक्य था उनका, मेरी सरकार गांव गरीब किसान को समर्पित है। फिर उन्होंने एक वाक्य दिया जिसका एक बड़ा महत्व है, सबका साथ सबका विकास। जो बंधुत्व की भावना है, भारत की पहचान जिससे होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये दुनिया अपना परिवार है। तो हमने कहा सबका साथ सबका विकास, सब चीज़ों से ऊपर उठ करके सबको साथ लेकर के। सिलेंडर देना है तो जाति नहीं पूछनी, धर्म नहीं पूछना, पेंशन देनी है तो धर्म नहीं पूछना, कुछ भी करना है तो जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, सबका साथ सबका विकास। यही हमारे चुनाव का भी मूल मंत्र है। आदरणीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, आदरणीय योगी जी जैसा मुख्यमंत्री, मैं कह सकता हूँ कि सौभाग्य से मिलता है। ऐसे नेता हमारे पास हैं। आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय स्वतंत्र जी के नेतृत्व में शानदार संगठन हमारे पास है।
हमारे तमाम संगठन के एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पूरी तरह संगठन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और लोक कल्याण के सारे कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि 80 करोड़ लोगों को देश में, 18 करोड़ लोगों को प्रदेश में कैसे मुफ्त राशन की योजना मोदी योगी ने चला दी। कितना जुनून है गांव में इस योजना को लेकर के, कैसे लोग तारीफ करते हैं मोदी योगी की। आप गांव में जीरो रिपोर्ट पर जाती हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करती है, तो आपको लगा भी होगा, आपने देखा भी होगा कि किस तरह से लोग समर्थन करते हैं मोदी योगी की इन योजनाओं का। तो निश्चित रूप से हम उसी विकास के एजेंडे पर चुनाव में जाएंगे। और जो मोटे तौर पर आकलन है, चूँकि आदरणीय योगी जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सुनील बंसल जी या तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका बड़ा आकलन रहता है, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते जो मेरा आकलन है, मैं कह सकता हूँ 350 से ज़्यादा सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर आने वाली है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी। तो ये थे कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी, जिन्होंने आज हमसे करी है कई अहम मुद्दों पर बेबाक बात। आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।